डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हूँ। मेरी ज़िंदगी यही है। सारा दिन मैं पेशेंट्स को देखता हूँ और शाम होते होते घर की तरफ चल पड़ता हूँ। घर पहुँचने से पहले मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। मुझे शराब पीना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसका कारण मेरी आदत नहीं, मेरी घर की परेशानियाँ हैं। मुझे हमेशा से ही घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद रहा था, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी जैसे बंद सी हो गई है। मेरी बीवी भी मेरे पीने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए मेरा झगड़ा घर में होता ही रहता है। शायद ये कारण है मैं घर देर से ही पहुंचता हूँ। मेरी ये आदत बन गई है। मैं ज़्यादा समय अस्पताल में रहना ही पसंद करता हूँ। झगड़े से दूर अस्पताल में एक सुकून सा मिलता है। मुझे मेरा काम तो पसंद है, लेकिन मेरी ज़िंदगी नहीं। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग बन गई थी और हर दिन का रूटीन एक जैसा होता। मुझे ऐसा लगने लगा था मैं मशीन बन चुका हूँ। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा बदलाव हुआ। मेरी ट्रांसफ़र एक नए अस्पताल में हो गई थी, लेकिन यहाँ से भी मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे आधे घंटे की ड्राइव करनी पड़ती और मैं सीधा घर पहुँच जाता। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रूटीन चलती जा रही थी। सुबह से शाम तक मैं पेशेंट्स को देखता, उसके बाद घर की तरफ निकल लेता। घर आने से पहले फिर से मैं दोस्तों से मिलता, उनके साथ शराब पीता और देर रात घर पहुँचता। घर जाकर फिर से वही लड़ाई। ये रूटीन अब भी चलती जा रही थी, लेकिन नए अस्पताल में नए दोस्त मिलने शुरू हो गए थे। कई तो मुझे शराब पीने से रोकते थे और कई तो मेरी आदतों से तंग आना शुरू हो गए थे। मुझे भी अब ये लगने लगा था शायद मुझ में ही कोई गलती है। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि शराब की आदत ने ना सिर्फ मेरा घर बर्बाद किया है, बल्कि मेरे दोस्तों से भी मुझे दूर कर दिया है। मेरे दोस्त सिर्फ ऐसे रह गए हैं जो शराब पीते हैं, और वो भी मेरे पैसे से शराब पीकर खुश हैं, इसलिए मेरे साथ वो हमेशा रहते हैं। मुझे अब अपनी ज़िंदगी बदलनी थी। मुझे अब शराब की लत से दूर होना था, लेकिन इसकी लत ऐसी लग जाती है कि वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। मुझे अब अपनी आदतें बदलने के लिए उन दोस्तों से दूर होना था, इसलिए मैं ज़्यादा समय अस्पताल में बिताने लगा। मैं इस नए अस्पताल में देर शाम तक बैठा रहता और दीवारें ताकता रहता। यहाँ पर भी मेरे ज़्यादा दोस्त अब बन नहीं रहे थे। वो मुझसे दूर जाते ही रहते, क्योंकि मैं भी थका हारा सा रहता। शराब की लत पूरी ना होने पर मेरा शरीर कमज़ोर सा होने लगा था, लेकिन मैंने ठान लिया था शराब के करीब मैं नहीं जाऊंगा। पर मुझे एक डर था, शायद वो मुझे अपनी तरफ खींच ही लेगी और इस बार मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगा। मेरी बीवी थोड़ा सा खुश होने लगी थी, क्योंकि मैंने शराब की लत त्याग दी थी, लेकिन उसे त्यागने में अभी मुझे काफ़ी इंतज़ार करना था। मन में जिज्ञासा सी होती शराब के करीब जाने की, और अब मैं ज़्यादा समय अस्पताल में बिताने लगा था। मैं रात को 9 बजे तक अपने कमरे में ही बैठा रहता और मोबाइल को ताकता रहता। मैं ज़्यादा समय अगर यहाँ पर बिताऊंगा तो रास्ते में मिलने वाले दोस्तों को मैं बुला नहीं पाऊंगा और धीरे धीरे उनसे दूर होता चला जाऊंगा। मैंने पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अस्पताल में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। लगभग 2 महीने हो चुके थे मैं इस नए अस्पताल में काम कर रहा था। अब मेरी जिज्ञासा फिर से बढ़ने लगी थी। मेरा मन नई नई चीज़ें देखने का होने लगा था। मैं अब नए नए ख्याल बनाने लगा था, घूमने फिरने के, नई जगह देखने के। और सबसे पहले तो मुझे अपने अस्पताल के हर कमरे में घूमना था। यहाँ पर कैसे कमरे बने हैं, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है। शराब की लत ने तो हर चीज़ से दूर कर दिया था, लेकिन शराब से दूर होकर मुझे ज़िंदगी दिखने लगी थी। मैं अब शाम को अलग अलग हॉल में घूमने की कोशिश करता।
मैं यहीं पर वॉक करता और हर कोई मुझे देखता। शाम होते होते हर कोई घर को चला जाता और मैं यहाँ पर अकेला रह जाता। कुछ नर्स और कुछ वार्ड बॉय जो अपने कमरों में जाकर सोने के लिए वहीं पर रह जाते, लेकिन मैं अब भी यहीं पर वॉक करता रहता। अब मुझे इस अस्पताल की कई कहानियां सुनने को मिल रही थी। यहाँ पर कहा जाता था कि अंधेरे में प्रेत नजर आते हैं और वो प्रेत आपको खींचने की कोशिश करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कहानियां तो मेरे पिछले अस्पताल में भी थी। वहां पर भी यही कुछ कहा जाता था। जहां पर लाशें रखी जाती हैं, कहा जाता था कि रात को 12 बजे अगर वहां पर कोई चला जाए तो वापस नहीं आ पाता। मैं तो हजारों बार वहां पर जा चुका था। मैंने जिंदगी में किसी प्रेत को नहीं देखा था और मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। रात होते ही यहां पर भी मैं वॉक करता ही जाता, लेकिन अब मुझे एक अलग सा एहसास होने लगा था। मैंने देखा कई जगह पर हॉल में लाइट्स नहीं जल रही होती और मैं जब भी अंधेरे में जाता तो मुझे ऐसा लगता जैसे आसपास कोई है। मुझे चलने का एहसास होता, पास से सांस का एहसास होता और कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शुरू में मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब वो जैसे अलग सी हरकतें होने लगी थी जो ज़्यादा महसूस होती। शराब की लत तो सिर्फ इस अस्पताल में इसी तरह देरी से रहने से ही छूट सकती थी, तो मैं इस आदत को बदल नहीं सकता था। लेकिन रात को ऐसे एहसास काफ़ी डरावने होते। कभी कभी जब लाइट चली जाती और जनरेटर चलाने में थोड़ी देरी होती तो हर कमरे में अंधेरा होता। वो सच में बहुत डरावना एहसास होता। उस रात 9 बजे के करीब यहाँ पर लाइट चली गई थी और मैं तभी सोच रहा था कि घर की तरफ निकल पड़ूं, लेकिन लाइट चली जाने के कारण यहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका था। मैं जानता था 5 ही मिनट में जनरेटर चल पड़ेगा, लेकिन वो 5 मिनट बहुत ही अजीब से थे, डरावने से थे और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मेरे कैबिन में कोई है। पहले तो किसी के चलने की आवाज़ आई और मैंने अपनी कुर्सी को पकड़ लिया। मेरे कान बिल्कुल खड़े हो चुके थे और जैसे उनके सुनने की शक्ति बढ़ चुकी हो। मैं सुन रहा था जैसे किसी की चाल मेरे करीब होती जा रही थी, जैसे कोई मेरे सर के पीछे पहुंचा हो। मैंने सांस की आवाज़ तक सुनी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अंधेरे में कोई छिपकर तो यहाँ पर नहीं आ गया। मैं हिलना नहीं चाहता था, इस अंधेरे में किसी को देख भी नहीं पा रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऊपर की तरफ थी और इस रोशनी में कमरे में मुझे थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया था। अगर मैं अपना सर पीछे को घुमाता तो मुझे पता लग जाता पीछे कौन है, और मैंने थोड़ा सा ही सर घुमाया और मुझे पीछे एक परछाई सी नजर आई। उस परछाई ने सफ़ेद से कपड़े पहने हुए थे। धुंधली सी आकृति जैसे 3D मेरे सामने खड़ी थी और वो एकदम से गायब हो गई जैसे ही स्क्रीन की लाइट उड़ी। लेकिन मैं देख रहा था, मुझे महसूस हो रहा था, आसपास की चीज़ें भी हिली। एक साइड पर स्टील का गिलास पड़ा था, वो भी गिरा। उसकी भी आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ मध्यम सी थी, जैसे किसी बक्से में वो स्टील का गिलास गिरा हो। वो आवाज़ ऊंची होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऊंची नहीं थी। तभी एकदम से जैसे जनरेटर चला हो और वहाँ पर रोशनी छा गई। मैं पीछे तेज़ी से मुड़ा और देखने की कोशिश करने लगा कि वहाँ पर हुआ क्या है। मेरे सामने स्टील का ग्लास उसी टेबल पर पड़ा था। वहाँ पर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सोच में पड़ गया। वो आकृति यहीं पर थी, धुंधली सी। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन अब मेरे सामने कुछ ऐसा हुआ था जिसने मुझे भी हक्का पक्का कर दिया। मैंने घर जाकर अपनी बीवी से ये सब कहा। मेरी बीवी पहले इन पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन बाद में वो मुझसे कहने लगी कि मैं शराब की लत छोड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसे भ्रम हो रहे हैं। मुझे इनसे लड़ना होगा, इनसे डरना नहीं होगा। मैं जितना इनसे भागूंगा उतना शराब के करीब होता जाऊंगा। मैं इससे जितना लड़ूंगा मैं उतना तगड़ा हो जाऊंगा और हमेशा के लिए शराब से दूर हो जाऊंगा। मुझे अपने दिमाग से लड़ना होगा। मैं इस चीज़ पर यकीन कर चुका था कि मेरा दिमाग मुझे भ्रम दे रहा है,
लेकिन उस अस्पताल की वो कहानियाँ क्या थी, उसमें भी यही कुछ बताया जाता था। मुझे अब अपने मन और अपने दिमाग से लड़ना था। मुझे उसी अस्पताल में रात के समय भी रहना था। मेरी ड्यूटीज़ कई बार रात के समय भी लगती। जब इमरजेंसी होती मैं उस रात वहीं पर रुकता। मेरा पूरा ध्यान उस हॉल पर रहता जिसकी एक लाइट चलती थी और एक नहीं। जहाँ पर लाइट चलती वहाँ तो बहुत ज़्यादा रोशनी होती, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं होती, वहाँ जैसे अंधेरा सा होता। वहाँ पर ऐसी आकृतियाँ नज़र आती, मैं आँखों को मलता लेकिन वो मुझे सामने नज़र आती ही रहती। अब 2 महीने तक मैं वहाँ बिता चुका था और हर रात मैं अपने गलियारे में घूमने की कोशिश करता और उन आकृतियों को जैसे पास ही पाता। वो धुंधली सी आकृति मेरे आसपास घूमती रहती, जैसे मुझे छूने की कोशिश करती, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। मैं थोड़ा सा घबराता लेकिन मन को तसल्ली देता कि ये मेरा भ्रम है, मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ है। मैं वहाँ घूमता ही रहता। अब मैं नए हॉल में जा रहा था, बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे भी जा रहा था और इसी के साथ मैं बेसमेंट में भी घूमना चाहता था जहाँ पर कोई नहीं जाता। बेसमेंट में भी कई कमरे थे लेकिन उसे बंद कर दिया गया था। मुझे नहीं पता कि उसे बंद क्यों किया गया था, लेकिन यहाँ पर पेशेंट्स बढ़ रहे थे तो मैं ये चाहता था कि उसे खोल दिया जाए। मैं नीचे एक कमरा लेना चाहता था और इसके लिए मैं सीनियर डॉक्टर्स के पास गया। मैं उनसे पूछने लगा कि अगर हम बेसमेंट को खोल दें तो उन कमरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मुझे एक नई कहानी सुनने को मिली थी। मुझे सुनने को मिला था कि वहाँ पर प्रेत निवास है और कई लोगों का कहना है कि वहाँ पर डॉक्टर संकेत की मौत हुई थी जो सीनियर डॉक्टर थे। उसके बाद से वहाँ कई अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी वहाँ पर गया उसे अजीब सी दुनिया का एहसास हुआ और नीचे जाने के बाद कई लोग तो पागल तक हो गए, इसीलिए उसे बंद कर दिया गया। अब ये नई कहानियाँ थी। अंधेरे में घूमने वाले प्रेत भी इस अस्पताल में थे और नीचे वाले कमरे में क्या था इसके बारे में तो किसी को पता नहीं था। डॉक्टर संकेत, आखिर उनके साथ क्या हुआ था? मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी थी और मैं सैर करते करते कभी बेसमेंट की सीढ़ियों तक चला जाता। नीचे लगा ताला मेरी आंखों में जैसे चुभता रहता। मैं उसे खोलकर उसके नीचे जाना चाहता लेकिन मेरा मन नहीं मानता। सच में अगर वहाँ पर कुछ हुआ, अगर प्रेत सच में हुए और वो मेरे मन का भ्रम नहीं हुए तो क्या होगा? इस डर के कारण मैं वहाँ से दूर निकल जाता। लेकिन मेरी आदत ऐसी ही थी, मैं हमेशा से ही सीक्रेट एजेंट्स की वीडियोस देखा करता। मुझे ऐसी ही फिल्में देखनी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं CID देखा करता था और ऐसे रहस्य सुलझाने में मुझे हमेशा से ही मज़ा आता, लेकिन शराब की लत ने जैसे मुझे दुनिया से दूर कर दिया था। काफ़ी समय बाद जैसे मन में जिज्ञासा जागी हो, मैं सोच रहा था, मेरा दिमाग चल रहा था। मुझे पहले जैसे एहसास हो रहे थे, मैं जैसे जवान हो चुका था और पहले वाली चीज़ें करने लगा था। अगली रात मुझे उस कमरे में जाना ही था। मेरा मन मान नहीं रहा था। मुझे लगा जैसे मर तो मैं पहले ही चुका था, अब दोबारा जिंदा हो रहा हूँ तो इस जिंदा होने के हालात को बदल नहीं सकता। मुझे फिर से उस जिज्ञासा को महसूस करना है। मुझे उस कमरे में जाना है, उस ताले को खोलना है और बेसमेंट में देखना है। डॉक्टर संकेत, आखिर उनके साथ क्या हुआ? क्या नीचे सच में कुछ ऐसा है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ? वैसे भी मुझे इन चीज़ों पर यकीन नहीं था, ये तो मेरे भ्रम है। उस रात 9 बजे मैं गलियारे से गुजरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा जा रहा था। मुझे जैसे ही रोशनी मिलती मैं उसके आगे जैसे रुक सा जाता। मैं महसूस करता कि मैं अंधेरे में कदम रखूंगा और वो साया मुझे नजर आएगा। सच में जैसे ही मैं कदम आगे बढ़ाता वो साया मुझे नजर आता, लेकिन इस बार उसके हालात बदले से थे, उसकी हरकतें बदली सी थी। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बार बार वो पीछे आता और जैसे मेरी बाजू को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो था तो एक साया, एक भ्रम सा। वो मुझे छूता और गायब हो जाता। जैसे ही मैं अंधेरे में पहुंचता वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता और लाइट जैसे ही वहां पर होती वो जैसे गायब हो जाता। बार बार वो मुझे नजर आ रहा था और वो मुझे रोकना चाहता था।
लेकिन क्यों? क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था? क्या वो मुझे नीचे वाले बेसमेंट में जाने से रोक रहा था? मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उन सीढ़ियों तक पहुंच गया था। वहां से मुझे उस दरवाजे पर लगा ताला नजर आ रहा था। मुझे उस ताले को खोलना था और चाबी मेरे पास थी। चाबी इस अस्पताल की बाहरी चाबी से मिलती थी, इसलिए मैं आसानी से उस ताले को खोल सकता था। सीढ़ियाँ उतरते हुए मुझे डरावना सा एहसास हो रहा था, क्योंकि उन सीढ़ियों पर अंधेरा बहुत था और बटन नीचे लगा हुआ था। सबसे पहले तो मुझे नीचे जाकर उस बटन को दबाना था, लेकिन इस सीढ़ियों पर मुझे साया नज़र आता रहा। वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता रहा और मैं कदम आगे बढ़ाता रहा। मेरे मन का भ्रम था वो या प्रेत था। मैं डरा सा आगे बढ़ता जा रहा था और नीचे पहुंचते ही मैंने सबसे पहले वो बटन दबाया। वहाँ जैसे रोशनी बिखर गई और वो साया भी कहीं दूर चला गया। सामने वो दरवाज़ा था, आसपास कोई नहीं। मैं पहले तो थोड़ा सा सन्न हो गया, क्योंकि अगर मैं अंदर गया और मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मुझे बचाएगा कौन? लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी, एक अलग सा ही इन्वेस्टिगेट करने का तरीका। मैं उस ताले को खोल अंदर चला गया, बिना ये सोचे कि अंदर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं बाहर कैसे आ पाऊंगा। उस दरवाजे को मैंने जैसे ही खोला, अंदर पूरा अंधेरा फिरा हुआ था और वो साया मेरे सामने खड़ा, जैसे हाथ ऊपर करके मुझे इशारा कर रहा था कि रुक जाओ, पीछे चले जाओ। लेकिन मुझे अब लगने लगा था वो मुझे जानबूझकर रोक रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वो कोई प्रेत नहीं, मेरे सच में मन का भ्रम है। मैं जो भी चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे वो मन का भ्रम लगा और मैंने 4 कदम आगे बढ़ाए। वहाँ हॉल में बिल्कुल रोशनी नहीं थी। मोबाइल की रोशनी से मैं ज़्यादा दूर तक देख नहीं पा रहा था। दूर हर जगह मुझे वो साया चलता हुआ नज़र आता और वो जैसे अब समझ चुका था कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे सामने बटन नज़र आ रहे थे जो इस हाल को जगमगा देते। यहाँ बल्ब लगे हुए थे और अगर मैं बटन को दबाता शायद यहाँ पर रोशनी हो जाती। तो मैंने उन बटन्स को दबा दिया, हर एक बटन को। यहाँ कोई पंखा नहीं था, हर बटन सिर्फ बल्ब का ही हो सकता है। लेकिन सारे बटन दबाने के बाद भी यहाँ पर भी कुछ वैसा ही। आधे बल्ब जल रहे थे और आधे नहीं। जहाँ पर अंधेरा होता मुझे फिर से धुंधला सा साया नजर आता, लेकिन इन बल्ब के जलने के बाद यहाँ ज़्यादातर तो रोशनी हो चुकी थी। तभी पीछे से एक तेज़ आवाज़ आई जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे सच में पीछे कोई है जिसने ये आवाज़ की हो। किसी ने दरवाजे पर जोर से मारा होगा। मैं पीछे घूमा तो मैंने देखा उस दरवाजे को किसी ने बंद कर दिया था। मैं भागता हुआ उस दरवाजे के पास पहुंचा तो मैं दीवार पर हाथ मारने लगा। वहां पर काफ़ी अंधेरा था तो मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई। मुझे पीछे दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ तो सिर्फ दीवार ही थी। आखिर वो दरवाज़ा गया कहाँ? पूरी दीवार पर मैंने हाथ मारा, वहाँ मुझे दरवाज़ा मिला ही नहीं। मेरी घबराहट बढ़ चुकी थी। मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई। मुझे नहीं पता वो आवाज़ बाहर पहुँची होगी या नहीं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। वो दरवाज़ा वहाँ पर नहीं था। अब घबराया हुआ मैं पीछे देख रहा था, क्योंकि वो दरवाज़ा तो वहाँ नहीं रहा। यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता तो ज़रूर होगा और वो दूसरी तरफ से ही होगा। यहाँ से चलकर मुझे उन कमरों में भी चेक करना होगा। यहाँ पर कितने कमरे हैं? इस बड़े से अस्पताल में बेसमेंट में कितने कमरे हैं मुझे अब तक पता ही नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से किसी खिड़की से बाहर निकल आऊँ। मुझे नहीं पता बेसमेंट के बाहर निकलने का सीधा रास्ता मिलेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ देखना तो था ही। मैं सबसे पहले आगे वाले कमरे में पहुँचा। वहाँ पर रोशनी पहले से जल रही थी। मुझे नहीं पता वो रोशनी बाहर वाले बटन से जली या अपने आप, लेकिन वो रोशनी जल रही थी और दरवाजे पर लगे शीशे से रोशनी जैसे बाहर झांक रही थी। वो रोशनी नीचे पड़ रही थी और वो साया आसपास नजर आना बंद हो चुका था। यहाँ पर वो साया नहीं रहा। पहले तो वो साया नजर आता रहा, लेकिन जैसे ही उस दरवाजे को बंद कर दिया गया वो साया भी यहाँ से जैसे गायब हो गया।
मैं अब अगले वाले कमरे में पहुंचा। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे इन कमरों को मैंने देखा हुआ था। हर कमरे में सामान पड़ा था और बिल्कुल साफ। अगर नीचे वाले बेसमेंट को हमेशा बंद रखा जाता है तो इतनी सफाई यहाँ पर कैसे है? मिट्टी का एक कण तक नजर नहीं आ रहा था। मैं एक एक करके कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। हर कमरे को देख रहा था, बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन ये कमरे पहचाने पहचाने थे। मैं आगे एक जगह पर पहुंचा और घबराहट से सन्न सा हो गया। ये मेरा कैबिन था। वहां पर हर सामान पड़ा था। मेरी बीवी की तस्वीर तक पड़ी थी। मैं बेसमेंट में ही हूं या ऊपर वाले फ्लोर में हूं? कैसे? यहां पर वही सामान कैसे पहुंच गया? मैं उस कैबिन के हर सामान को छू कर देखने लगा और ये वही सामान था। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरी कुर्सी पर बैठा हो। उसका सर दूसरी तरफ था और मैं घबराया हुआ, डरा हुआ। मुझे पता है बेसमेंट में कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये कोई साया नहीं, असली इंसान था। उसका सर नजर आ रहा था। मैं घबराया हुआ एक तरफ हटा और मैंने उसका चेहरा देखना चाहा। उसकी नजर किसी दूसरी तरफ थी। मैं उस चेहरे को पहचान गया और डर के मारे कांपने लगा। ये मेरा ही चेहरा था, मेरे जैसे दिखने वाले का। उसने मेरे जैसे ही कपड़े पहन रखे थे, सफेद रंग की जैकेट, बिल्कुल मेरे जैसा। वो जैसे फोन पर किसी से बातें किए जा रहा था। वो आवाज काफी मध्यम सी आ रही थी, जैसे किसी बंद डब्बे से आ रही हो। साफ साफ शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, जैसे अजीब से बंद पड़े शब्द, जैसे मेरे कानों पर हाथ रखा जा चुका हो। मैं काफी जोर लगाकर उन शब्दों को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आए। मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा उसकी तरफ देख रहा था और जैसे उसको मैं नजर नहीं आ रहा हूं, वो तो इधर उधर झांके जा रहा था। मैंने उसे छूने की कोशिश की और जैसे उसको एहसास हुआ, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा नहीं। मैं उसकी आंखों के सामने पहुंच चुका था, लेकिन उसको जैसे मेरा थोड़ा थोड़ा एहसास तो हो रहा था, लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं उस कैबिन से बाहर आ गया। लेकिन मैं जैसे ही उस कैबिन से बाहर आया तो मुझे वही वाला हॉल नजर आया जिसमें मैं हमेशा घूमा करता था। यहाँ पर कुछ अलग था। यहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी हुई थीं, एक के ऊपर एक, जैसे किसी ने कोई करतब दिखाया हो। वहाँ पर शराब की बोतलें ऐसे टिकाई गई थी कि मैं किसी एक भी शराब की बोतल को छूता तो वो सब बोतलें मुझ पर आ गिरती। इस तरह से टिकी बोतलें मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था? जब मैं उस कैबिन में आया था वहाँ एक भी शराब की बोतल नहीं थी। ये कुछ नया सा एहसास था। मैं उन शराब की बोतलों के बीच से घबराता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी उन शराब की बोतलों से कुछ बूंदें गिरने लगी। वो बूंदें मेरे सर पर गिर रही थी। मैं भागता हुआ वहां से निकलना चाहता था, लेकिन मेरे पैर भी जैसे जाम होने लगे थे। वो चल नहीं रहे थे, जैसे वो जमीन में धंस रहे हों, जैसे किसी ने मेरे पैरों को पकड़ रखा हो। मेरे सर पर वो शराब की बूंदें गिर रही थी। वो महक, ये वही ब्रांड था जिसे मैं पिया करता था और यहाँ पर उसका ढेर लगा था। वो बूंदें जैसे सर से छूती हुई टपकती टपकती मेरी ज़बान तक पहुंच रही थी। मैं डरा हुआ मुंह खोले सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह के अंदर जैसे शराब की बूंदें जा रही थी। इस स्वाद को मैं पहचान रहा था, लेकिन मैं शराब को पी नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से तो निजात पाई थी मैंने शराब से। अब वो बूंदें जैसे खुद ब खुद मेरे मुंह के अंदर जा रही थी। तभी मुझे ख्याल आया, ये मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। मैं शराब से दूर जा रहा हूँ, इसीलिए शराब मुझे नजर आ रही है। यहाँ प्रेत का किस्सा नहीं, शराब का किस्सा है। मैं पागल हो रहा हूँ क्या? मैं उस शराब को मुंह से निकालने लगा, जैसे थूकने लगा, और मैंने देखा वो शराब की बोतलें हिलने लगी थी। वो जैसे मेरे ऊपर एक एक करके गिरने लगी थी। मैं कभी इधर को मुड़ता तो कभी उधर को। वो शराब की बोतलें मेरे सर के ऊपर गिर रही थी और मैं हाथ रख के उससे बचना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ पर वो दर्द सा हो रहा था, भारी बोतलें गिरने का। मैं वहां से तेजी से निकलना चाहता था और मैं किसी तरह से उस हॉल से निकला और एक कैबिन में पहुंच गया, लेकिन मेरा
कदम जैसे ही उस कैबिन में पहुंचा, वहां पर नीचे फर्श नहीं पानी था। मेरा पैर नीचे धंसने लगा और मैं जैसे धीरे धीरे उस पानी में डूबने लगा। पीछे बोतलें गिरने की कड़कड़ाहट मुझे डरा रही थी और मैं पीछे भी जा नहीं सकता था। आगे भी कुछ था नहीं, सिर्फ एक टेबल था। मुझे उस टेबल को पकड़कर इस पानी में डूबने से बचना था। मैं थोड़ा सा उस पानी के अंदर डूबा तो मुझे एहसास हुआ वो पानी नहीं, शराब थी। मेरे मुंह के अंदर शराब जा चुकी थी। मैं उस स्वाद को पहचान गया। फिर से ये वही ब्रांड की शराब थी। मैंने उस टेबल को पकड़ा, उस पर चढ़ने की कोशिश की। अगर मैं उसे नहीं पकड़ता तो मैं इस शराब के तालाब में डूब सा जाता जो इस कैबिन के अंदर बना हुआ था। मैंने उस टेबल को पकड़कर अपना चेहरा उसके ऊपर रखा और मैंने देखा सामने कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था और उसने कुर्सी उल्टी घुमाई हुई थी। मुझे फिर से लगा ये मेरे जैसा दिखने वाला ही हो सकता है, लेकिन कैसे? मैं थोड़ी सी आवाज़ लगाकर खुद को बचाना चाहता था। शायद वो मेरी मदद कर देता, शायद अब तो उसे कुछ सुनाई देता। मैंने आवाज़ लगाई, मैं खुद को बचाना चाहता था और उसने भी कुर्सी घुमाई। ये मेरे जैसा दिखने वाला नहीं बल्कि कोई और था। सफ़ेद कपड़ों में बैठा डॉक्टर। इस चेहरे को मैं पहचान गया था। ये डॉक्टर संकेत का चेहरा था जिसकी तस्वीर हॉल में लगाई गई थी। यहाँ का सीनियर डॉक्टर जो इसी बेसमेंट में मारा गया था। उसका बूढ़ा सा चेहरा जैसे लटक चुका था। ये तस्वीर तो पहचानी हुई थी, लेकिन उसकी उम्र जैसे बढ़ चुकी थी। वो आंखें काले रंग की थी, नीचे काले गड्ढे। वो सफ़ेद सा चेहरा जैसे खून से बिल्कुल दूर दूर तक नाता ना रखता हो। वो सफ़ेद बाल, वो शरीर जैसे हड्डियों का ढांचा था। उसके चेहरे पर हड्डियां नजर आ रही थी और वो मुझे घूरे जा रहा था। मुझे एहसास हो चुका था वो मुझे देख सकता है। इस बार कोई था जो मुझे देख सकता था, लेकिन वो नज़रों में एक गुस्सा था। मैंने कहा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ डूबना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। लेकिन उसकी भारी सी आवाज़ में वो शब्द काफ़ी वजनदार थे। उसने कहा, कैसे बाहर निकलोगे? इस शराब से कैसे बाहर निकलोगे? नहीं निकल सकते। इसी में डूबकर मरना ही तुम्हारी नियति है। तुम शराब से दूर नहीं हो पाओगे। मैंने उससे कहा, नहीं, मुझे शराब से दूर निकलना है। मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कमरे में मुझे बाहर का वो मज़ा नहीं आ रहा। मुझे बाहर जाने दो। वो दरवाज़ा कहाँ है? कहाँ है वो दरवाज़ा? फिर से वो भारी आवाज़ में, क्या करोगे बाहर जाकर? शराब से दूर कितनी देर तक रह पाओगे? कितनी देर तक रह पाओगे दोस्तों से दूर? शराब तुम्हें खींच ही लेगी। बाहर मरने से अच्छा यहाँ पर मरो। मेरे साथ यहीं पर रहो। मैं तुम्हें यहीं पर दफन कर लूँगा और तुम भी मेरे साथ यहीं पर रह जाओगे। मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता था और मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे यहाँ नहीं मरना, मुझे बाहर निकलना है। शराब मैं छोड़ चुका हूँ। इस शराब की लत में मैं दोबारा नहीं आने वाला। मैं इसे पूरी तरह से छोड़ दूंगा। उसने भी कहा, नहीं छोड़ पाओगे। तुम्हारे अंदर अब भी एक लालच है। तुम इस तरफ खींचे आते हो, छोड़ नहीं पाओगे। कुछ समय और तुम फिर से शराब में डूब जाओगे। पहले भी 5 बार ऐसा कर चुके हो। शराब छोड़ी थी कुछ महीनों के लिए, लेकिन फिर से उसमें डूब ही गए और अब तो तुम मरने की कगार पर हो। ना तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, ना तुम्हारे दोस्त, वो दोस्त जो पहले ही तुम्हें इस शराब में डुबोते जा रहे हैं, तुम्हारी कमाई खाते जा रहे हैं। मौत तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन अकेले नहीं, पूरे परिवार को। अब मरोगे तो अकेले मरोगे, बाहर मरोगे तो परिवार के साथ। यहीं पर मरो, मैं किसी का बुरा नहीं होने दूंगा। वो शब्द काफी वजनदार थे, जैसे मेरे मन पर चोट कर रहे हो। मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया। नहीं, पहले भी मैं छोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन दोस्तों ने कहीं से मुझे जैसे फंसा सा लिया। मुझे नहीं पता मैं कब तक रोक पाऊंगा, लेकिन मैं शराब से दूर होना चाहता हूँ।
उसके बाद उसने कहा, होगे तुम दूर, जिंदगी से होगे तो शराब से भी होगे। जाओ जाओ मेरे कैबिन से, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, इससे ज़्यादा टाइम तुम्हें मैं नहीं दे सकता। वो पानी जैसे ऊपर की तरफ होना शुरू हो गया था और मेरे कदम जैसे ज़मीन पर लगने शुरू हो गए थे। मैं भागता हुआ उस कैबिन से बाहर निकला। वहाँ एक भी शराब की बोतल नहीं थी। वही हॉल बिल्कुल साफ, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। मैं पीछे मुड़ा उस कैबिन को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। वो जैसे ओझल हो चुका था। डॉक्टर संकेत वहाँ पर नहीं थे। लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? क्या करूँ मैं भागता हुआ हॉल से थोड़ा आगे निकला और फिर से अपने कैबिन में जाने की कोशिश करने लगा और मुझे सामने रोशनी में एक धुंधली सी परछाई नजर आई। वो परछाई मेरी बीवी की थी। उसने हमारी बेटी को हाथ में उठा रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जैसे ढूंढ रही थी। वो इधर उधर देखे जा रही थी और जैसे उसने बिल्कुल भी बाल नहीं संवारे हुए थे। वो जैसे बहुत तंग परेशान, उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों से आंसू निकल ही नहीं रहे थे। उस चेहरे को मैं भूल नहीं सकता। मुझे नहीं पता वो क्या कर रही थी। क्या वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आ चुकी थी? लेकिन मैं जैसे ही उसकी तरफ भागा, मुझे उसे बोलना था, चली जाओ यहाँ से, यहाँ मत रहो, यहाँ से जिंदा जाना मुश्किल लगता है, तुम क्या करने आ गई? लेकिन वो धुंधली सी परछाई थी, जैसे उसको कुछ एहसास हुआ हो, लेकिन वो समझ नहीं पाई, वो मुझे देख नहीं पा रही थी। तब मुझे लगा ये सच नहीं हो सकता, ये भी एक भ्रम है। वो एकदम से रोशनी में गायब सी हो गई। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन यहाँ पर अजीब से भ्रम हो रहे थे। मैं भागता हुआ कैबिन के अंदर गया और मुझे अंदर वैसा ही आदमी दिखा जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा जैसे काम कर रहा था। मैं पहचान गया, ये मेरे जैसा दिखता ही नहीं, मेरे जैसा काम भी कर रहा था। मैं घूमकर उसके पास गया। वो एक फाइल को भर रहा था। ये वही फाइल थी, उस पर डेट भी 1 हफ्ते पुरानी। ये तो वही सीन चल रहा था जब मैंने उस फाइल को भरा था। बिल्कुल वही नाम, वैसा ही। ये तो उस दिन का किस्सा है। मैं पीछे गया। मैंने स्टील का गिलास हिलाया। वो स्टील का गिलास मैंने नीचे गिरा दिया और जैसे वो भी एकदम से डर गया और उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की। मुझे यहाँ पर अंधेरा नजर आ रहा था। उसने मोबाइल की रोशनी में इधर उधर देखने की कोशिश की। मुझे ये सीन याद आ गया। उस दिन अंधेरे में स्टील का गिलास गिरा था और ऐसा ही एहसास तो हुआ था। तभी वहां पर एकदम से रोशनी जली और जैसे वो आंखों के सामने से ओझल हो गया। मैं याद कर चुका था। यहाँ तो जैसे मैं भूतकाल में खुद को महसूस कर रहा था। ये सब वैसा ही था। मैं भागकर हॉल में पहुंचा और मैंने खुद की आकृति फिर से देखी। उस रोशनी में हॉल में आगे बढ़ती हुई मैं वहां जान गया था कि मैं ही भूतकाल में नीचे आ रहा हूं। ये इस रात की घटना ही थी और मैं यहीं पर नीचे अंदर की तरफ आ रहा हूं। मैंने सामने से आवाज लगाई। मैं रोकना चाहता था। मैं खुद को यहाँ आने से रोकना चाहता था। क्या मैं भूतकाल को बदल सकता हूँ? यहाँ आकर वापस जाना मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। मुझे यहीं पर मरना होगा। इतने घंटे हो गए, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, निकल नहीं पा रहा। मैं खुद को रोक पाऊँ, शायद मैं यही कर सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने कई बार हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस दरवाजे को खोल के ही मैं वहाँ से जैसे निकल सकता था और उस परछाई ने उस दरवाजे को खोला और जैसे वो अंदर आया हो और सब कुछ जैसे बदल सा गया। वो आंखों के सामने से उछल हो गया। मैं घुटनों पर आ गया था। मैं नहीं जानता मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। मुझे सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी। मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। क्या इस शराब को पीकर मैं बच सकता हूं? क्या मरकर मैं बच सकता हूं? ये बहुत ही अजीब सा डर। मेरी बीवी मुझे ढूंढ रही होगी। मैं वहां पर 3 से 4 दिन तक रहा। उस अंधेरे में अलग अलग कमरों में ढूंढता रहा। मेरी भूख बढ़ती जा रही थी। 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया था। अलग अलग कैबिन में जाता, दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करता,
किसी दरवाजे को मैं ढूंढ नहीं पाया। मुझे बस अपनी परछाई नजर आती। डॉक्टर संकेत भी मुझे नजर नहीं आए। इन 4 दिनों में खुद की परछाई को मैं रोकने की कोशिश करता, मैं साइन देने की कोशिश करता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। मैं भूतकाल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे भविष्य काल में मैं यहाँ पर आऊँगा, खुद को रोक नहीं पाऊँगा। 4 दिनों तक मैं यहाँ बंदी मरने का इंतज़ार कर रहा था। मैं जानता था मैं मरने वाला था, लेकिन 4 दिनों में मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। मैं शराब पीकर नहीं मरना चाहता। मैं डॉक्टर संकेत की उस शब्दों से दूर ही रहूँगा। मैं शराब पीकर नहीं मरूँगा। मैं मरूँगा तो भूख से मरूँगा, शराब से नहीं। मैं रोता बिलखता हुआ अपने कैबिन में बैठा अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। मैं खाने की कोशिश कर रहा था कागज़ को, लेकिन मेरे हलक में पहुंचते ही जैसे वो कागज़ भी गायब सा हो जाता, कुछ महसूस नहीं होता। मैं पानी पीने की कोशिश करता, लेकिन गिलास में पानी भरता ही नहीं। हमेशा यही होता। मैं खुद को भूतकाल में समझाने की कोशिश करता जब मैं वॉक किया करता था इन गलियारों में, लेकिन कुछ झटके से लगते, जैसे कुछ होता लेकिन समझ से परे सा रहता। मैं अब समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। 5वें दिन भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं थी। मैं उस शराब को अब भी हाथ नहीं लगाने वाला था, लेकिन मैं डॉक्टर संकेत के कैबिन में पहुंचा, उस खाली कुर्सी के सामने बैठ गया और ये कहने लगा, मौत दे दो मुझे, मैं यहीं पर मरना चाहता हूँ, लेकिन जल्दी। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता। मुझे पता है मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा। सबके साथ यही हुआ ना, वो या तो पागल होकर बाहर निकले या मरकर। मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी एक परछाई सी मेरे सामने आई। ये डॉक्टर संकेत थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी जो मुझे पहले नज़र नहीं आई थी। मैं उनके बारे में ज़्यादा जान ही नहीं पाया था। मेरा ध्यान तो और तरफ ही रहता। जब भी कोई मुझे डॉक्टर संकेत की जानकारी देता तो मेरा ध्यान ही नहीं रहता। तो मुझे पता ही नहीं था डॉक्टर संकेत क्या किया करते थे, वो कैसे मरे थे। बस इतना पता था वो यहाँ बेसमेंट में आकर मरे थे। शायद मुझे पता होता तो मैं कुछ कर पाता। डॉक्टर संकेत की हंसी मेरी तरफ ही थी और वो कह रहे थे, दरवाज़ा खुला है, अब तक बाहर नहीं गए। तुम तो उसे दीवार समझ रहे हो। आज दरवाज़ा कब का खुल चुका है। जाना है तो जाओ। सच में? क्या वो दरवाज़ा खुल चुका है? मैं वहां से भागता हुआ गया। सच में वो दरवाज़ा खुला था। मैं भागता हुआ उस दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था। शायद मैं अभी बाहर निकल पाऊं। अगर ना निकल पाया तो मैं यहीं पर मरूंगा। लेकिन सामने जैसे शराब की बोतलें पड़ी थी, मुझे उन शराब की बोतलों को हटाते जाना था। मैं उन्हें धक्का देता हुआ भागता हुआ उस दरवाजे के पार पहुंच गया। सामने वो सीढ़ियां थी, लेकिन मन में भरोसा नहीं था कि मैं निकल पाऊंगा। यह भी भ्रम हो सकता है इस बेसमेंट का। यहाँ प्रेतों की दुनिया है। मैं भागता हुआ उस सीढ़ियों से ऊपर गया और चिल्लाने लगा, कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सच में कोई है क्या? वहां पर भीड़ लग गई। नर्स भी वहां पर आ चुकी थी और डॉक्टर भी। सब जैसे मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए हैरान से थे। ये वक्त रात के 8 बजे का था और कई वहां पर पेशेंट भी खड़े मुझे ताके जा रहे थे। तभी डॉक्टर मन्नत मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, सर आप कहाँ गए थे? सर क्या हुआ? आप कहाँ से आए? 5 दिन हो गए, आप तो लापता हो चुके थे। आप यहाँ पर कैसे पहुंचे? मैं घबराया हुआ उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बस ये कह रहा था, बेसमेंट, बेसमेंट। इतना कहते हुए जैसे मुझे चक्कर आए हों और मैं वहीं पर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी अस्पताल के बेड पर पड़ा था और चारों तरफ डॉक्टर से घिर चुका था। मेरी बीवी सामने खड़ी हमारी बेटी को उठाए मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन ने जैसे रोक दिया। मैं पागल साबित नहीं होना चाहता। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने उनको बताया मैं नीचे बेसमेंट में गया था, शायद कहीं पर फंस गया, मुझे नहीं पता। 5 दिनों तक मैं बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, आवाज़ें लगाता रहा। तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया
कि पुलिस नीचे बेसमेंट में भी जाकर आई थी, आप मिले ही नहीं। आप कहाँ लापता हो गए, किसी को नहीं पता। आपकी बीवी हर रात 8 से 9 बजे यहाँ अपनी बेटी को लेकर आती है। वो आपको यहीं पर ढूंढती है क्योंकि आप यहीं से गायब हुए थे। वो हमेशा सोचा करती है कि शायद आप उन्हें छोड़कर चले गए, शायद आप हमेशा के लिए चले गए। वो रोती बेलगती हुई यहीं पर घूमती है। मैं काफ़ी घबराया हुआ जैसे उसको गले लगाना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर में हिम्मत नहीं थी उठने की। मैं वहीं बैठा हुआ आंखों में आंसू बहाए हुए उसकी तरफ देखे जा रहा था। वो मेरे पास आई, उसने मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद लगभग 2 दिनों तक मैं उसे अस्पताल में रहा और उसके बाद मुझे छुट्टी मिल गई। मैं 1 महीने की छुट्टी पर जाना चाहता था, वो भी मुझे बड़ी आसानी से मिल गई। मैं ये कह रहा था कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है, मैं पागल हो सकता हूँ, मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे एक चीज़ का पता करना था, डॉक्टर संकेत को हुआ क्या था, आखिर वो कैसे मारे गए थे और वो क्या करते थे। तब मुझे पता लगा कि डॉक्टर संकेत एक साइकेट्रिस्ट थे। वो दिमागी इलाज किया करते थे और उनके पास ज़्यादातर नशेड़ी आया करते थे। वो उनका नशा दूर करने के लिए कई प्रयोग किया करते। वो उनको सेल में बंद कर दिया करते और जैसे मेंटल टॉर्चर करते ताकि वो नशा छोड़ दें। काफ़ी ज़्यादा नशेड़ी नशा छोड़ देते और उनकी सिफारिश करते। वो बहुत ही ट्रिक अपनाया करते, जैसे डराया करते, लेकिन वो बेसमेंट में ही अपना कैबिन बनाना चाहते थे। वहाँ पर वो किसी तरह का प्रयोग करते हुए अपनी सांस को बंद कर चुके थे। उनकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी। जब से वो नीचे मरे तब से नीचे कई तरह की घटनाएं होने लगी। वहाँ पर कई लोग मारे गए थे, इसलिए उस जगह को बंद कर दिया गया। हर कोई यही कहता है। उसे डॉक्टर संकेत नजर आते हैं जो बहुत ही अजीब सा इल्यूजन पैदा करते हैं और लोगों को पागल तक कर देते हैं, लेकिन वो अब भी जैसे अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाते, दिमाग से नुकसान पहुंचाते हैं। उस रात 8 बजे मैं वहां से जाना चाहता था। मेरे साथ मेरी बीवी और मेरी बेटी थी। मेरी बेटी को मेरी बीवी ने उठा रखा था और मैं वहां से तेजी से निकल चुका था। मेरी बीवी पीछे से उसी गलियारे से आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। तभी वो एक अंधेरे में रुकी। वो जैसे इधर उधर देखने लगी। मुझे याद आया, यही सीन तो मुझे नजर आया था नीचे और मैंने उसे बुलाने की कोशिश की थी। वो इसी तरह से इधर उधर मुड़ी थी। उसके बाद वो भागती हुई मेरे पास आ गई और मुझे कहने लगी, यहाँ अंधेरे में मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने आवाज लगाई हो, जैसे किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की हो। क्या हुआ यहाँ? मैं जानता था लेकिन बता नहीं सकता था। मैंने बस उसे इतना कहा, कुछ नहीं, यहाँ कहते हैं प्रेत निवास करते हैं, चलो चलते हैं, डरने वाली बात नहीं है। जो भी तुम्हारे आसपास होगा वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं उस रात वहां से गया और 1 महीने तक छुट्टी पर रहा। मैंने सच में जिंदगी का वो महीना बहुत मज़े से बिताया। इतनी खुशी, मेरी शराब छूट चुकी थी। शायद डॉक्टर संकेत का वो प्रयोग मुझ पर काम कर गया। मैं अब भी याद किया करता हूँ, क्या सच में वो जिंदगी बदलने वाली घटना सच थी या मेरे मन का भ्रम था। 5 दिन मैं वहाँ 5 दिन रहा था